Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हम नेटवर्क की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे और नेटवर्क की सीरीज में हम एसी पढ़ रहे थे। और एसी में जो मेन पार्ट है वो है थ्योरी वाला पार्ट। अगर आप बोलो कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे जब तक आपको थ्योरी का एक एक पॉइंट क्लियर ना हो, आपको फेजर डायग्राम क्लियर ना हो, उसकी कैलकुलेशन क्लियर ना हो। मेन इसकी कैलकुलेशन की हमें मेन कैलकुलेशन कैसे करनी है, फिर तो क्या है जो हमने डीसी में पढ़ा है नोडल मैश, फिर आपको वही लगाना है। मेन है आपकी कैलकुलेशन कि अगर मुझे एसी में कैलकुलेशन करनी है तो मुझे मैग्नीट्यूड और फेज दोनों एक साथ लेके चलना पड़ेगा। फिर आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड पूछा गया है या फिर फेज पूछा गया है, आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो एसी में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें थ्योरी पढ़नी होती है और हम थ्योरी कितनी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने सबसे पहले पढ़ लिया है सीरीज आरएल, सीरीज आरसी, सीरीज आरएलसी, उसके हमने फेजर डायग्राम बनाए थे, उसमें हमने पावर फैक्टर देखा था, उसमें उसमें हमने लैगिंग और लीडिंग देखा था। हमने पैरेलल आरएल, पैरेलल आरसी पढ़ लिया है। आज हम देखने वाले हैं पैरेलल आरएलसी। और पैरेलल आरएलसी में बहुत सारे स्पेशल केस हैं जहां पे हम ट्यून सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे एक आपका आरएल या फिर आरसी आपका पैरेलल में लगा होगा। कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे जिसके फेजर डायग्राम आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो इस लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, बिल्कुल ही मिस मत करना, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं और हर एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम देखे पीएसयू जो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं आपको यहाँ से बताते जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, कहाँ से किस थ्योरी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल आरएलसी सर्किट। तो ये रहा पैरेलल आरएलसी सर्किट, जिसमें मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगाया है V, करंट है IR, IL, IC। इतना हमें पता है कि अगर पैरेलल में होते हैं तो करंट डिवाइड होती है। तो जो टोटल करंट I है वो डिवाइड होगी IR, IL और IC। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ये नहीं ले सकते हो कि I इक्वल टू IR प्लस IL प्लस IC। ये चीज मैं कई बार बता चुका हूँ आपको लेक्चर में। यहाँ पे आपको फेजर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जो आप केसीएल इक्वेशन लिखोगे वो आपको फेजर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते हो कि I इक्वल टू IR प्लस IL प्लस IC। यहाँ पे आपको फेजर के साथ मतलब आपको मैग्नीट्यूड और फेज दोनों लिखने पड़ेंगे। फेजर का साफ साफ मतलब होता है, फेजर का मतलब ही होता है कि उसमें मैग्नीट्यूड और फेज दोनों होने चाहिए। तो आप या तो केसीएल कैसे लगाओगे, जैसे आप डीसी में केसीएल लगाते थे, तो आप रेजिस्टेंस की जगह इसमें इंपेडेंस ले लो। आपको पता है रेजिस्टेंस का इंपेडेंस कितना होता है, आर के बराबर ही होता है। इंडक्टर कितना होता है, जी ओमेगा एल होता है। सिर्फ ओमेगा एल नहीं लेना है, ओमेगा एल उसका मैग्नीट्यूड है। आपको मैग्नीट्यूड और फेज दोनों लेने हैं तो आपको जी ओमेगा एल लेना पड़ेगा। कैपेसिटर का कितना होता है, 1/जी ओमेगा सी होता है। तो आप उसके इंपिडेंस लेकर भी आप केसीएल अप्लाई कर सकते हो, सेम प्रोसीजर रहेगा। बट सबसे पहले आपको फेजर डायग्राम बनाना सीखना है, क्योंकि फेजर डायग्राम आपके हर सब्जेक्ट में काम आने वाले हैं। तो देखेंगे मैं यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाऊंगा। तो अगर सर्किट पैरेलल में है तो मैं क्या करूंगा, वोल्टेज को रेफरेंस ले लूंगा। वी को रेफरेंस ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने वी को रेफरेंस। अब देखेंगे अगर वी इस डायरेक्शन में है तो आई आर किस डायरेक्शन में होगा, आई आर इसी डायरेक्शन में होगा। ये हो गया आई आर, ठीक है। आई आर यहाँ होगा, आई एल कहाँ होगा। हमें इतना पता है कि इंडक्टर में वोल्टेज करंट को 90 डिग्री से लीड करता है। इसका मतलब करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से लैग करेगी। इसका मतलब जो आई एल होगी वो कहीं नीचे आएगी, ये आई एल होगी, ठीक है। आईसी कहाँ होगी, अगर मैं आईसी की बात करूं तो कैपेसिटर में करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है। इसका मतलब आईसी ऊपर की तरफ होगी, तो ये होगी आईसी, ये होगी आईसी। अब देखेंगे आईएल और आईसी कैसे हैं। आईएल और आईसी एक दूसरे की जस्ट अपोजिट है 180 डिग्री पर। जब भी ऐसे फेजर आते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मतलब होता है, मैं आपको एक रिजल्टेंट का एग्जांपल देता हूं कि आपके पास मान लो एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, आप इसको कई डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। आप यहां से भी फोर्स लगा रहे हो, आप यहां से भी फोर्स लगा रहे हो, आप यहां से भी फोर्स लगा रहे हो। तो ऐसा तो है नहीं कि ये जो है, जो आपका बॉक्स है वो चारों डायरेक्शन में घूम जाए, नहीं जाएगा तो एक जाएगा तो किसी एक ही डायरेक्शन में।
वो डिपेंड करेगा इन तीनों फोर्स का। अगर मैं बोलूं इन तीनों फोर्स को F1, F2 और F3 और मैं इनके ऊपर एरो साइन लगा देता हूँ, एरो का मतलब इनकी डायरेक्शन भी है, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा, जो जिस डायरेक्शन में आएगा, हो सकता है रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो कि इस डायरेक्शन में आ रहा हो, तो आपका बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एफ की डायरेक्शन में। हो सकता है इसकी डायरेक्शन कुछ और आ रही हो, तो रिजल्टेंट का मतलब है कि अगर इन तीनों फोर्स का आप रिजल्टेंट निकालोगे, उसकी बहुत सारी मेथड होती हैं। एक मेथड ये भी है आपकी फेजर मेथड, और मैंने आपको बहुत सारे फेजर को ऐड करना भी बताया है, सब्ट्रैक्ट करना भी बताया है। तो बेसिकली वही है कि जब आप दो या दो से ज्यादा फेजर को ऐड करते हो तो उनका रिजल्टेंट फेजर क्या आएगा, वो चीज मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि आपको किस मेथड से उसको सॉल्व करना है। उसमें फेस होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसको हम ऐड करेंगे तो एक रिजल्टेंट फेजर आएगा, वही क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। यही मेन चीज है आपकी। यहाँ पे आईएल और आईसी क्या है, जस्ट अपोजिट है। इन दोनों का रिजल्टेंट या तो आईसी माइनस आईएल ऊपर की तरफ आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। कब? जब आईएल आईसी ग्रेटर देन आईएल होगा, और कितना आएगा, आईसी माइनस आईएल। या फिर इसका रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा और कितना आएगा, आईएल माइनस आईसी। ये कब आएगा, जब आईएल की वैल्यू आई से ज्यादा होगी। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट या तो आईसी माइनस आईएल आएगा ऊपर की तरफ, या फिर आईएल माइनस आईसी आएगा नीचे की तरफ। अब अपने पास दो वेक्टर बचे अब, या तो आईएल माइनस आईसी या फिर आईसी माइनस आईएल या फिर आईएल माइनस आईसी, और दूसरा है अपना आईआर। इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा इस डायरेक्शन में। अगर मैं ऊपर लेकर ही चल रहा हूं, ये एंगल हो गया थीटा। मैंने मान लिया अभी मैंने मान लिया फॉर कैलकुलेशन पर्पज कि आईसी ग्रेटर देन आईएल है, और जो रिजल्टेंट है, सॉरी दिस इज नॉट वी, दिस इज आई, दिस इज नॉट वी, दिस इज आई, आई इस डायरेक्शन में आ गया। अब हम केसीएल लिखेंगे, तो देखो रेफरेंस क्या है, रेफरेंस तो हम वही लेके चले थे वोल्टेज, तो सबकी डायरेक्शन हम वोल्टेज के रेफरेंस में ही लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, आई एंगल थीटा, जो रेफरेंस है आई, जो आई है वो रेफरेंस से थीटा एंगल बना रही है, इक्वल टू जो आई आर है वो रेफरेंस से जीरो एंगल बना रहा है, ठीक है, प्लस जो आईसी है वो रेफरेंस से 90 एंगल बना रहा है, प्लस जो आईएल है वो रेफरेंस से माइनस 90 एंगल बना रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, आई एंगल थीटा। अब जब हमें फेजर को ऐड करना होता है, ये आपके फेजर ही तो लिखे हैं, ये मैग्नीट्यूड है, आई आर, आईसी और आईएल, ये मैग्नीट्यूड हो गए, 0 डिग्री, 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, ये आपके क्या हो गए, ये आपके फेस हो गए। तो जब हमें फेजर को ऐड करना होता है तो हमें उनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना होता है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होगा, आई आर का आई आर ही होगा। 90 का मतलब होता है जे इंटू आई सी, माइनस 90 का मतलब होता है माइनस जे इंटू आई सी। तो आई एंगल थीटा इक्वल टू आई आर प्लस जे कॉमन ले लेंगे, तो आई सी माइनस दिस इज आई एल, नॉट आई सी, दिस इज आई एल, ये बन गया, ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म बन गया। ये हो गया रियल पार्ट, तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब क्या मैं इसको फिर से पोलर फॉर्म में या फिर फेजर फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का होल स्क्वायर। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। और थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स आई सी माइनस आई एल डिवाइड बाई आई आर, ये हो गया थीटा। तो आपका मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो अब मैग्नीट्यूड आप देख रहे हो कि आई इक्वल टू आई आर प्लस आई सी प्लस आई एल नहीं है, आई इक्वल टू अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का होल स्क्वायर, उसका पूरे का रूट, ये चीज है आपका मैग्नीट्यूड। और थीटा कितना है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स आई सी माइनस आई एल अपॉन आई आर। तो आपको मैग्नीट्यूड और फेज दोनों का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको दोनों का नॉलेज है तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम इंपीडेंस की बात करते हैं कि टोटल इंपीडेंस कितना होगा। तो आपको इतना पता है कि अगर तीन इंपीडेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उनका इंपीडेंस कैसे निकालते थे कि 1/z इक्वल टू 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3, ठीक है। यहाँ पे तीन इंपीडेंस है, अगर मैं तीनों का इंपीडेंस लिखूं तो इसका इंपीडेंस कितना होता है, अगर मैं बोलूं Z1 इक्वल टू तो होता है R के बराबर ही। इसका Z2 कितना होता है, Z2 इक्वल टू होता है j ओमेगा L के बराबर ही। तो इसका Z3 कितना होता है, Z3 होता है 1/j ओमेगा C के बराबर ही। ये चीज मैं पहले निकलवा चुका हूं आपको, ठीक है। तो अब आपको पता है कि अगर तीन इंपीडेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो उनका इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, 1/z
इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3। ये भी एक मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। तो 1/Z इक्वल टू 1/Z1 मतलब 1/R1 प्लस 1/J2 मतलब j ओमेगा एल प्लस 1/J3 मतलब 1/j ओमेगा सी। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। या फिर 1/Z इक्वल टू 1/R1 आर नॉट R1, दिस इज R, यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस है R, 1/R प्लस 1/J ओमेगा एल क्या होता है XL के बराबर प्लस 1 ओमेगा सी किसके बराबर होता है, ये J ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, ये J ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, देखेंगे ये J ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा और 1 ओमेगा सी होता है XC, 1 ओमेगा सी होता है XC। तो देखो मैं फिर से लिखता हूं, ये तो चला गया J ओमेगा सी ऊपर और XC इक्वल टू होता है 1 ओमेगा सी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं J/XC, देखेंगे मैं इसको लिख देता हूं, यहां से उठा के इसको लिखता हूं J/XC। एम आई राइट, बिल्कुल सही है। आगे सॉल्व करेंगे 1/Z इक्वल टू 1/R। J को जब ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो J का माइनस ही हो जाता है हमेशा। तो अगर प्लस J है तो ये हो जाएगा माइनस J/XL और ये तो J है ही ऊपर। तो देखो अपने पास क्या बचा 1/Z इक्वल टू 1/R प्लस J कॉमन ले लो तो 1/XC माइनस 1/XL। सही है, बिल्कुल सही है। 1/Z को क्या लिख सकते हैं अपन, हमने देखो लिखा था पिछले क्लास में भी लिखा था 1/Z इक्वल टू होता है Y, एडमिटेंस Y। 1/R क्या होता है कंडक्टेंस G प्लस J। 1/XC को मैंने बोला था BC ससेप्टेंस और 1/XL का मतलब भी क्या है BL। ये हो गया आपका कैपेसिटिव, ये हो गया आपका इंडक्टिव ससेप्टेंस। ठीक, तो अपन Y इक्वल टू लिख दिया हमने G प्लस J BC माइनस BL। अब देखो मैं इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूँ, मैं इसका फेस भी निकाल सकता हूँ। मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड होगा √G² प्लस BC माइनस BL का होल स्क्वायर और जो इसका फेस होगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स BC माइनस BL अपॉन G। देखो एक बार अगर आपने थीटा निकाल लिया तो थीटा वही है, बस उसके फॉर्मूले चेंज हो रहे हैं। अगर हम इसके फॉर्म में निकाल रहे हैं, करंट के फॉर्म में निकाल रहे हैं तो थीटा कितना है tan इनवर्स IC माइनस IL अपॉन IR। ठीक है, और अगर हम इंपेडेंस के फॉर्म में निकाल रहे हैं वो थीटा क्या है, थीटा है tan इनवर्स BC माइनस BL अपॉन G। बेसिकली थीटा क्या होता है, जो थीटा होता है ना, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ थीटा का मतलब क्या है। थीटा इज द फेज एंगल बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड सोर्स करंट। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि क्योंकि जब आप 3 फेज सर्किट पढ़ोगे तब आपको ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि जो थीटा होता है ना, पावर फैक्टर एंगल होता है, वो बेसिकली आपका फेज एंगल होता है बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड सोर्स करंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो थीटा है वो लोड वोल्टेज और लोड करंट के बीच का एंगल है, ये भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली लोड क्या है, यहाँ पे अगर मैं लोड की बात करूं तो एक RLC सर्किट है, वो एक लोड है। अब जब हम 3 फेज पढ़ेंगे तो वहां पे आपके अलग अलग लोड होंगे, तीन लोड होंगे। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा थीटा क्या है, वो आपका पावर फैक्टर वहां पे हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि वहां पे गलतियां बहुत होती हैं। जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तब हम वहां पे भी क्लियर कर लेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है थीटा क्या है, थीटा है आपका फेज एंगल बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड सोर्स करंट। ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट अच्छे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, हमने यहाँ पे फेस निकाल लिया। अब आते हैं कि हमने वहां पे 3 ट्रायंगल बनाना सीखा था। कौन कौन से ट्रायंगल से, करंट ट्रायंगल, एडमिटेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल। तो यहाँ पर ही बनाते हैं हम। करंट ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये हो गया IR, ये हो गया IC माइनस IL और यहाँ पे होगा रिजल्टेंट I। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा तो सेम रहने वाला है। अगर मैं एडमिटेंस का भी बनाऊंगा तो ये हो गया Y, ये हो गया X BC माइनस BL, नॉट XC, दिस इज BC माइनस BL और ये हो जाएगा टोटल Y, दिस इज G, नॉट Y, दिस इज G। ये एंगल थीटा, देखो थीटा सेम है, मैंने थीटा ही लिया है।
अगर मैं पावर का बनाऊंगा तो पावर क्या लिखूंगा, P, दिस इज P। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका QC माइनस QL और यहाँ पे हो जाएगा S, ये एंगल थीटा। तो अब देखो थीटा आप किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हो, आप करंट के फॉर्म में निकाल सकते हो, आप एडमिटेंस या इम्पीडेंस के फॉर्म में निकाल सकते हो, आप पावर के फॉर्म में निकाल सकते हो, यही आपका थीटा है। क्योंकि जब आपको पावर फैक्टर निकालना होता है तो पावर फैक्टर में आपको थीटा की जरूरत ही है। थीटा है क्या, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों से कॉस थीटा निकालूंगा तो कितना आएगा, पहले से जब मैं निकालूंगा तो आएगा देखो आई आर अपॉन आई, दूसरे से निकालूंगा तो आएगा G अपॉन बाई, और तीसरे से निकालूंगा तो आएगा P अपॉन S। ये मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, जब मैंने cos थीटा इक्वल लिखा तो आई आर अपॉन आई, G अपॉन बाई, P अपॉन S, या फिर देखो मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो आई आर मैग्नीट्यूड ही है, आई आर, आई का मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जी, जी भी मैग्नीट्यूड है, डिवाइड बाई वाई क्या है, वाई, वाई का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बी सी माइनस बी एल का होल स्क्वायर, नॉट बी सी स्क्वायर, बी सी माइनस बी एल का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा देखो पी और एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू सी माइनस क्यू एल होल स्क्वायर। ये आपका निकाला है cos थीटा। बट अभी तो हमने वैल्यू निकाली, अभी तो अधूरा है पावर फैक्टर। ये क्या निकला, अपना पावर फैक्टर है, बट पावर फैक्टर अभी तो अधूरा है, जब तक उसका नेचर पता नहीं लगेगा जब तक ये अधूरा है। अब हमें नेचर पता करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको क्या करना है, वोल्टेज को रेफरेंस मान लेना है। वोल्टेज को रेफरेंस मानने के बाद आपको करंट की पोजीशन देखनी है कि अगर करंट आपकी लैग कर रही है वोल्टेज से तो लैगिंग, अगर लीड कर रही है तो लीडिंग, और अगर सेम फेस में है तो क्या हो जाएगा, वो यूनिटी पावर फैक्टर। देखेंगे, मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ, मैंने वोल्टेज को रेफरेंस लिया था, ठीक है, ये था अपना आईसी, ये था आईएल, और इस डायरेक्शन में था आईआर, ठीक है। मैं फिर से बना देता हूं, अब देखेंगे, अगर आईसी ग्रेटर देन आईएल है तो रिजल्टेंट यहां आएगा आईसी माइनस आईएल, और इनका रिजल्टेंट कहां जाएगा, इनका रिजल्टेंट यहां जाएगा, ये आएगा आई, ये आएगा आई, ये हो गया थीटा। ये कब है, ये कब है, जब आईसी ग्रेटर देन आईएल है। मैं दूसरे पेन से बनाता हूं, रेड पेन से, कि जब आई एल ग्रेटर देन आईसी होगा तो आई एल माइनस आईसी होगा, और रिजल्टेंट यहां आएगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया, ये आई और ये एंगल थीटा, ठीक है। ये कब है, जब आईसी ग्रेटर देन आई एल ग्रेटर देन आईसी है, आई एल ग्रेटर देन आईसी है, ठीक है। तो अपने पास दो केस आ गए। देखो पहला केस है कि जब आईसी ग्रेटर देन आईएल है, पहला केस जब है आईसी ग्रेटर देन आईएल है, तो आप गौर से देखिए कि ये वोल्टेज है और ये करंट है। देखो ये रहा वोल्टेज और ये रही करंट, कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रही है वोल्टेज से, तो सिंपल हो जाएगा, अगर आईसी ग्रेटर देन आईएल है तो नेचर कैसा हो जाएगा, लीडिंग। सेकंड केस क्या होगा कि अगर आईएल ग्रेटर देन आईसी है तो देखो रिजल्टेंट आई यहां है और वोल्टेज भी यहां है, तो क्या हो जाएगा, करंट वोल्टेज को लैग कर रही है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, दिस इज लैगिंग, दिस इज लैगिंग, आई एम सॉरी, ये लैगिंग हो जाएगा। और तीसरा केस हो सकता है कि अगर आईसी इक्वल टू आईएल हो, अगर आईसी इक्वल टू आईएल होगा तो ये दोनों जो वेक्टर हैं, ये दोनों जो फेज आ रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जब कैंसिल आउट कर देंगे तो अपने पास जो आई इक्वल टू होगा वो सिंपल आई आर के बराबर होगा। इसका मतलब वी और आई सेम फेस में हो जाएंगे, और अगर वी और आई सेम फेस में हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर। और यही बनेगा आपका रेजोनेंस का केस, कि जब रेजोनेंस का केस आएगा तो यही कंडीशन होगी आई सी इक्वल टू आई एल यूनिटी पावर फैक्टर का। ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड आरएलसी सर्किट, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड आरएलसी सर्किट हो गया आपका ये। अब हमें पढ़ने हैं कुछ स्पेशल केस, पैरेलल में कुछ स्पेशल केस पढ़ने हैं, तो देख लेते हैं कुछ स्पेशल केस हैं क्या। पहला केस देखते हैं, देखेंगे ये रहा आपका एक स्पेशल केस जिसमें आर और एल सीरीज में है, आर और सी सीरीज में है, और दोनों पैरेलल में। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, गेट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। और गेट के अलावा अगर मैं बात करूं, बहुत सारे पीएसयू में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे इससे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उनका फेजार कैसे बनेगा, मेन है इनका फेजार कैसे बनेगा।
इनका हम टोटल इम्पीडेंस या फिर टोटल एडमिटेंस हम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, इसका फेजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करना इसका फेजर। अब देखेंगे कि अगर पैरेलल में, तो इतना तो मैं बोल देता हूं कि ये वोल्टेज V को रेफरेंस ले लेता हूं, ये वोल्टेज V रेफरेंस है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दो अलग अलग सर्किट को एज्यूम करना पड़ेगा। एक सर्किट है RL सीरीज सर्किट विद वोल्टेज V, और एक है RC सर्किट विद वोल्टेज V। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं अलग पेन से बना रहा हूँ दोनों सर्किट। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक R और L सर्किट है विद वोल्टेज V, और एक आपको कंसीडर अलग से करना पड़ेगा RC सर्किट की, ये R है, ये C है, और ये वोल्टेज V से लगा हुआ है, ये वोल्टेज V से लगा हुआ है। यहाँ पे मैंने करंट I1 मानी है, यहाँ पे मैंने करंट I2 मानी है। फिर मैं क्या करूंगा, I1 I2 का अलग से फेजर बनाऊंगा। तो आपको दो फेजर अलग से पहले आपको बनाने पड़ेंगे अगर आपको ये कंप्लीट फेजर समझना है। तो देखो कैसे बनेंगे ये फेजर। तो इन दोनों का फेजर बनाते हैं जरा अलग से। मैं इस फेजर को अभी यहाँ से मिटा देता हूँ। देखो इनका फेजर बनाता हूँ मैं। तो इनका फेजर आपको ध्यान होगा कि जब मैंने सीरीज RL और सीरीज RC सर्किट पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने फेजर कैसे बनाया था, आपको अच्छे से ध्यान होगा। दिस इज R, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज C। तो हम इनका फेजर ऑलरेडी बना चुके हैं कि RL सीरीज सर्किट या फिर RC सीरीज सर्किट का इनका फेजर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि फेजर नंबर 1 फॉर RL सर्किट, है ना। तो देखो मैं क्या बनाऊंगा, इसका फेजर कैसे बनता था। यहाँ पे होता था I1, ठीक है, और यहाँ पे होता था BR, और यहाँ पे होता था BL। आपको ध्यान होगा अच्छे से, ये होगा BL, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, ये आएगा V यहाँ पे। ये हो जाएगा मान लो θ1। तो देखो V और I1 के बीच का एंगल आ गया θ1, जो कि V I1 को θ डिग्री से लीड कर रहा है। अगर मैं फेजर 2 बनाऊं अगर मैं यहाँ पे फेजर 2 बनाऊं, तो फेजर 2 किसके लिए बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा RC सर्किट के लिए। तो कैसा बन रहा था, तो देखो I2 को मैं ले लेता हूँ रेफरेंस। यहाँ पे होगा यहाँ पे हो जाएगा VR2, दिस इज VR1। यहाँ पे हो जाएगा BC, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे हो जाएगा टोटल वोल्टेज V, ये एंगल मान लेता हूं मैं θ2। तो यहाँ से आपको V और I2 के बीच का भी एंगल पता लग गया कितना है, θ2। और ये भी पता लग गया कि I2 V को θ2 डिग्री से लीड कर रहा है, या फिर ऐसा बोल रहे हैं V I2 को θ2 डिग्री से लैग कर रहा है। अब देखो मैं कंप्लीट फेजर बना रहा हूं। तो मुझे कंप्लीट फेजर बनाने के लिए मैंने V को रेफरेंस ले लिया, अब I1 कहाँ जाएगा। I1 आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर V यहाँ है तो I1 θ1 डिग्री से लैग कर रहा है। तो I1 कहाँ होगा, I1 कहीं यहाँ होगा, I1 कहीं यहाँ होगा। ये हो गया I1, ये हो गया एंगल θ1। I2 कहाँ होगा, I2 देखो इस वाले फेजर 2 से पता लग रहा है कि I2 V को θ2 डिग्री से लीड कर रहा है। तो ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा I2। देखो अपने पास दो फेजर आ गए, I1 और I2। अब इन दोनों फेजर का जो समीशन होगा, I जो होगा, टोटल I होगा, वो इन दोनों के बीच में होगा कहीं, I2 और I1 के बीच में होगा कहीं। अब डिपेंड करेगा उस सर्किट में नेचर कैसा है, यही क्वेश्चन आया हुआ है, उस सर्किट का नेचर कैसा है। अगर उस सर्किट का नेचर आपका लीडिंग है, इसका मतलब जो आपका I आएगा वो V को लीड करेगा, इसका मतलब कहीं इस पोर्शन में होगा I, यहाँ पे होगा कहीं I। और अगर उसका नेचर लैगिंग है, इसका मतलब करंट वोल्टेज को लैग करेगी। अगर करंट वोल्टेज को लैग करेगी तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, इस रीजन में। और अगर वो उसका नेचर यूनिटी पावर फैक्टर है, मतलब प्योरली रेजिस्टिव नेचर का है, इसका मतलब आपका I इस डायरेक्शन में आएगा, V की डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका कंप्लीट फेजर, ये हो गया आपका कंप्लीट फेजर। अब मैं अगर इसके फैक्टर करूं, फैक्टर आपको करने आते होंगे, आपने पढ़े होंगे कि अगर मैं इस वेक्टर के फैक्टर करूं तो अपने दो फैक्टर आते हैं, एक तो कॉस टर्म में आता है, एक साइन टर्म में आता है। तो जो इस डायरेक्शन में आएगा वो कैसा होगा, वो होगा I1 cos θ1, और जो इस डायरेक्शन में आएगा वो होगा I1 sin θ1। ये आपके फैक्टर हो गए। अगर मैं I2 को फैक्टर करूंगा तो इस डायरेक्शन में आएगा आपका I2
cos थीटा 2 और इस डायरेक्शन में आएगा आपका I2 sin थीटा 2, I2 sin थीटा 2। तो देखो मैंने इसके फैक्टर भी निकाल लिए। ये फैक्टर आपके बहुत काम आने वाले हैं, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि देखो I1 और I2 के मैंने फैक्टर निकालने का मतलब ये हो गया कि इसमें देखो दो फैक्टर निकला है। एक फैक्टर जो है वो V की डायरेक्शन में है। V की डायरेक्शन में कौन सा है? I1 cos थीटा 1 प्लस I2 cos थीटा 1। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो यही तो फैक्टर है, I1 cos थीटा 1 प्लस I2 cos थीटा 2। और जो V की 90 डिग्री की डायरेक्शन है वो कौन सी है? I2 sin थीटा 2 और I1 sin थीटा 1। ये दोनों फैक्टर जो हैं वो V से 90 डिग्री की डायरेक्शन में है, ये दोनों। और जो ये दोनों फैक्टर हैं वो V की डायरेक्शन में है। तो यहां से आपका जब आप रेजोनेंस पढ़ोगे तो ये चीज बहुत काम आने वाली है कि कौन कौन से फैक्टर बराबर होंगे। कि जब हम रेजोनेंस में आते हैं तो प्योरली रेजिस्टिव होता है कि करंट का जो टोटल फैक्टर होगा वो V की डायरेक्शन में आना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों फैक्टर बराबर हो जाएंगे उस केस में। तो आई होप आपको ये वाला फेजर डायग्राम समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि टोटल इंपेडेंस या टोटल एडमिटेंस हम कैसे निकालें। तो अपने पास दो ब्रांच है, एक ब्रांच में है आरएल सर्किट और एक ब्रांच में आरसी सर्किट। ठीक है, यहां से देखो मैं सिंपल आपका कैलकुलेशन करता हूं कि अगर मैं बोलूं I1 इक्वल टू कितना होगा, तो इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? टोटल वोल्टेज है V, और टोटल इंपेडेंस कितना होगा? टोटल इंपेडेंस होगा इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब R1 प्लस j ओमेगा L। तो देखो अगर मैं बोलूं I1 इक्वल टू कितना होगा, तो मुझे टोटल उसके फेजर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? V अपॉन R1 प्लस j ओमेगा L। ये चीज आ गई। अब मुझे इसका रियल पार्ट निकालना है, इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो जब भी आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए उसका रियल पार्ट निकालना हो और आपको इमेजिनरी पार्ट निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे? उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो मैं इसको लिख देता हूं एक सिंपल से भाषा में, ओमेगा एल को लिख देता हूं एक्सएल। अब देखो मैं इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जे को माइनस जे से रिप्लेस कर देना, उससे डिवाइड कर देंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे होगा क्या कि इससे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका रियल पार्ट अलग हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा। ये पार्ट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप टोटल इंपेडेंस निकालते हो तो वहां पे इस वाले स्टेप की जरूरत होती है कि मान लो आपका इंपेडेंस इस फॉर्म में आया, ये है आपका ये वाला फॉर्म है, और आपको उसका रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। तो आप क्या करोगे? उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आगे क्या बचेगा? I1 इक्वल टू ये बचेगा V तो है ही, R1 माइनस जे एक्सएल। नीचे बचा A प्लस सी ए माइनस सी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर और माइनस का जे एक्सएल का होल स्क्वायर, और जे स्क्वायर होता है -1, तो ये बन जाएगा प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो देखो I1 अपॉन V, यही तो बन गया Y1। टोटल एडमिटेंस, करंट अपॉन वोल्टेज क्या बन गया? टोटल एडमिटेंस इक्वल टू R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये हो गया इसका रियल पार्ट, माइनस जे एक्सएल अपॉन R1 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। देखो Y1 इक्वल टू क्या लिखोगे? Y1 इक्वल टू लिखोगे G1 माइनस जे BL। अब देखो मैंने यहाँ पे BL तो लिखा है, बट BL इक्वल टू 1 अपॉन एक्सएल नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैंने BL लिखा है, टोटल आपका ससेप्टेंस लिखा है BL, ये आपका 1 अपॉन एक्सएल नहीं है, बल्कि है क्या? जो G1 इक्वल टू है वो है बेसिकली R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये आपका G1 इक्वल टू 1 अपॉन R1 नहीं है, G1 इक्वल टू R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और जो BL है, BL इक्वल टू है एक्सएल अपॉन R1 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि BL यहाँ पे 1 अपॉन एक्सएल नहीं है। इसलिए तो मैंने इसको स्पेशल केस बोला। स्पेशल केस किस लिए? क्योंकि BL इक्वल टू 1 अपॉन एक्सएल नहीं है, G1 इक्वल टू 1 अपॉन R1 नहीं है, BL इक्वल टू है एक्सएल अपॉन R1 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब सेकंड ब्रांच पे जाएंगे तो I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? फिर से अपन वही लिख देंगे, क्या कि V अपॉन R माइनस जे एक्ससी, क्योंकि जो टोटल इंपेडेंस होगा वो कितना हो जाएगा? R प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी, और 1 अपॉन जे ओमेगा सी को लिख सकते हैं माइनस जे एक्ससी। फिर से क्या करेंगे? इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, R प्लस जे एक्ससी डिवाइड बाई R प्लस जे एक्ससी। कितना बचेगा? I2 अपॉन V, यही बन जाएगा Y2 इक्वल टू R2, दिस इज R2 नॉट R, दिस इज R2 अपॉन
R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर प्लस J XC अपॉन R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो जो टोटल Y2 इक्वल टू होगा वो जो बन जाएगा G2 प्लस J एंड BC। यह G2 इक्वल टू 1 अपॉन R2 नहीं है, ये है R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, यहीं पे गलती हो जाती है। एंड BC इक्वल टू कितना होगा, BC इक्वल टू होगा XC अपॉन R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इतना पता है कि जो टोटल इंपीडेंस होता है वो ऐसा होता है 1 अपॉन Z इक्वल टू 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2, या फिर अपन लिखें Y इक्वल टू Y1 प्लस Y2। या तो आप इंपीडेंस की फॉर्म में ऐसा लिख लो या फिर एडमिटेंस की फॉर्म में ऐसा लिख लो। तो Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा G1 प्लस G2 प्लस J BC माइनस BL। ये आपका हो जाएगा टोटल एडमिटेंस वाला पार्ट। टोटल एडमिटेंस हो जाएगा Y इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस J BC माइनस BL। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है अभी यूपीपीसीएल 2020 का जो एग्जाम हुआ था, सॉरी 2019 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये आपको सर्किट दिया था, डायरेक्ट आपको आरएल आरसी सर्किट दिया था, उसने बोला था टोटल रजिस्टिव पार्ट बताओ। टोटल रजिस्टिव पार्ट का मतलब है ये आपका क्या हो गया, टोटल रजिस्टिव पार्ट हो गया, ये आपका टोटल रिएक्टिव पार्ट हो गया, ये है आपका टोटल रजिस्टिव पार्ट। बट आपको G1 प्लस G2 नहीं निकालना था, उसमें जो ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन में यूनिट थी ओम। जो G1 प्लस G2 की यूनिट होगी वो होगी 1 अपॉन ओम या फिर महो, है ना। तो उसने पूछा था रजिस्टिव पार्ट, तो आपको निकालना था 1 अपॉन G1 प्लस G2, ना कि G1 प्लस G2। यहीं पे क्वेश्चन गलत हो गया था कई लोगों का कि उन्होंने G1 प्लस G2 निकाल दिया था, जबकि G1 प्लस G2 निकाल के 1 अपॉन G1 प्लस G2 निकालना था, क्योंकि उसमें रजिस्टिव पार्ट मतलब जो ऑप्शन में पूछा था वो ओम पूछा था। जो G1 प्लस G2 की यूनिट होगी वो तो महो होगी, इसकी यूनिट भी क्या होगी, इसकी यूनिट भी महो होगी। आई होप आपको ये वाला केस समझ में आया होगा। इसका एक और स्पेशल केस जिसको हम ट्यून सर्किट बोलते हैं, देखते हैं वो ट्यून सर्किट कैसा होगा। अब देखो ये है आपका प्रैक्टिकल ट्यून सर्किट और प्रैक्टिकल टैंक सर्किट। ट्यून सर्किट क्यों बोला, क्योंकि इसका यूज किसी चैनल को ट्यून करने के लिए यूज होता है। जब आप रेडियो सिग्नल को ट्यून करते हो, किसी चैनल को ट्यून करते हो, जैसे आप 94.3 एफएम को ट्यून करते हो, तो आपके इस तरह के सर्किट का यूज होता है। और टैंक सर्किट का मतलब है कि ये सर्किट एनर्जी को स्टोर करता है। ये प्रैक्टिकल टैंक सर्किट है। प्रैक्टिकल टैंक सर्किट का मतलब है कि मान लो कि किसी सोर्स ने 100 जूल की एनर्जी प्रोवाइड की, तो प्रैक्टिकल टैंक सर्किट में 100% एनर्जी स्टोर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, कुछ ना कुछ डेसिपेशन होगा। यही चीज कहलाती है आपकी क्वालिटी फैक्टर, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि ये आपका कंप्लीट एनर्जी स्टोर नहीं करेगा, कुछ ना कुछ पावर डेसिपेशन होगा। और पावर डेसिपेशन कहाँ पे होता है मैं आपको बता चुका हूँ, रजिस्टर में होता है। अगर रजिस्टर नहीं होता तो ये आइडियल ट्यूनिंग सर्किट होता है या फिर आइडियल टैंक सर्किट होता है। इसका मतलब कि जितनी एनर्जी इसने प्रोवाइड की, सोर्स में मान लो 100 जूल की एनर्जी प्रोवाइड की, तो पूरी की पूरी 100 जूल उसमें स्टोर हो जाएगी। बट इसमें रजिस्टर है, कुछ ना कुछ डेसिपेशन होगा। यही चीज आगे जाके शो करेगी क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल ट्यून सर्किट और प्रैक्टिकल टैंक सर्किट। अब मुझे इसका फीचर बनाना है, देखेंगे जरा, फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी भी हो जाएगा। अब देखो मैं बी को रेफरेंस ले लेता हूं। ये I1 कहाँ होगा, अगर आरएल सर्किट है तो आपको ध्यान रखना है कि आरएल सर्किट में हमेशा नेचर कैसा होता है, लैगिंग होता है। और अगर लैगिंग होता है इसका मतलब कि करंट वोल्टेज को लैग करेगी, मतलब I1 यहाँ आएगी तो ये एंगल हो जाएगा θ1। और IC कहाँ होगी, IC वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करती है, तो ये होगी IC। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं बीच में होगा, ये इन दोनों के बीच में होगा। अगर सर्किट का नेचर लीडिंग है तो इस वाले पोर्शन में होगा, यहाँ पे कहीं होगा I। अगर लैगिंग है तो यहाँ कहीं होगा। और अगर आपका यूनिटी पावर फैक्टर इसका मतलब प्योरली रजिस्टिव है तो आपका I कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा I। ये आपको चीज समझ में आ रही होगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी, तो आपके क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएंगे। अब मैं इसका टोटल इंपीडेंस निकालूंगा। देखो वही चीज तो कर रहा हूँ बेसिकली। पहली वाली सर्किट में और इस वाली सर्किट में अंतर क्या है, जो R1 की वैल्यू है वो मैंने R कर दी, और जो R2 की वैल्यू है वो मैंने जीरो कर दी, तो अब मैं देखो सिंपल, अगर मैं बोलूं G1 इक्वल टू क्या था, G1 इक्वल टू तो भैया R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर था। तो R1 की जगह R अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर हो जाएगा।
बी एल की वैल्यू कितनी थी, बी एल की वैल्यू थी एक्सएल अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो एक्सएल की जगह तो एक्सएल ही है, अपॉन आर वन की जगह आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। जी टू इक्वल टू कितना है, जी टू इक्वल टू था आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। जब आर टू जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा। बीसी कितना है, बीसी था एक्स सी अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। जब आर टू जीरो रखोगे तो आ जाएगा वन अपॉन एक्स सी। वन अपॉन एक्स सी का मतलब है सिंपल जे ओमेगा सी, क्योंकि एक्स इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू होता है वन अपॉन ओमेगा सी, तो ये हो जाएगा ओमेगा सी। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इससे क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली गेट में, क्वेश्चन आया हुआ है इसी यही डिट्टो यही सर्किट था, 2 साल क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार आ चुका है इस सर्किट से डायरेक्टली क्वेश्चन गेट में। तो जब आपने टोटल y इक्वल टू हुए तो क्या लिखोगे, y इक्वल टू क्या लिखा था, G1 प्लस G2 प्लस जे बी सी माइनस बी एल। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, G1 प्लस G2 कितना हो गया, G2 तो जीरो हो गया, तो G1 की वैल्यू G1 प्लस जे बी सी माइनस बी एल, ये हो गया टोटल y। अब आपको G1 भी पता है, BC भी पता है, BL भी पता है। अब मेन आता है इसका पावर फैक्टर निकालना। तो देखो भैया पावर फैक्टर तो आप इम्पीडेंस से निकालो, एडमिटेंस निकालो, करंट से निकालो, वोल्टेज निकालो, सेम आते हैं। हमें सिर्फ थीटा चाहिए, तो बेसिकली थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स BC माइनस BL अपॉन बाई, ये हो जाएगा BC माइनस BL अपॉन बाई। तो आपको सिंपल क्या ध्यान रखना है, आपको सिंपल ये ध्यान रखना है cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा G1 अपॉन वाई, और G1 अपॉन वाई की वैल्यू मैग्नीट्यूड रखना है, मतलब G1 स्क्वायर प्लस BC माइनस BL का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज तो होगी आपकी। इसकी वैल्यू कितनी है, अब इसका नेचर कैसे निकालेंगे, तो नेचर के लिए तो हम पढ़ चुके हैं ना पहले कि पहला केस अगर BL ग्रेटर देन BC होगा, अगर इंडक्टिव होगा तो लैगिंग हो जाएगा, अगर BC ग्रेटर देन BL होगा तो लीडिंग हो जाएगा, और अगर BC इक्वल टू BL होगा तो यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये तीनों केस आपको ध्यान रखना है, ये सिंपल केस आपको ध्यान रखना है। ये स्पेशल केस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं यहाँ पे रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तो ये वाला केस फिर से लेके आऊंगा। ये आपको फेजर डायग्राम जो मैंने आपको बनाया है, ये फेजर डायग्राम को याद रखना है, क्योंकि जब आप वहां पे क्वालिटी फैक्टर निकालोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका ये फेजर डायग्राम। कि जब मैं इसके फैक्टर कर दूं, मैं फिर से I1 की फैक्टर कर दूं, तो ये बन जाएगा I1 cos थीटा 1, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा I1 sin थीटा 1। रेजोनेंस के केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हमेशा जो आपके रिएक्टिव वाले पार्ट है, और रिएक्टिव वाले पार्ट कौन से होते हैं, बेसिकली रिएक्टिव वाले पार्ट होते हैं जो वोल्टेज से 90 डिग्री पर हो, जो 90 डिग्री पर हो वही तो होते हैं रिएक्टिव। क्योंकि इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में वोल्टेज करंट को 90 डिग्री से लीड करता है, और कैपेसिटर में करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है। तो सिंपल है, जो आपके 90 डिग्री वाले जो फैक्टर है, जो आपके रिएक्टिव एलिमेंट है, वो आपके बराबर हो जाते हैं रेजोनेंस केस में। तो आई होप आपको ये स्पेशल केस समझ में आए होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्पेशल केस। तो इसके क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। एसी के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम क्योंकि एसी में बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। So if you really like my video, please like, share and subscribe to the channel. Please like, share and subscribe. Thank you.